अच्छा, हम लोग कंटिन्यूटी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, वो हो नहीं पाया था ना। कहाँ तक हुआ था? यहाँ से देखो, यहाँ तक देखो, इंटरिंग तक बात किए थे ना। तो इंटरिंग हमारा कितना आया था? JP x अपान Q इंटू डेल्टा एक्स, यह आया था ना। और फिर हमारा जब वो बाहर जा रहा था तो कितना आ रहा था? JP लिविंग कर रहा था तो x प्लस डेल्टा एक्स अपान Q इंटू डेल्टा एक्स, यही आ रहा था ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने कंडीशन लगाया था कि रेट ऑफ बुल्स अप इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज इन करंट डेंसिटी माइनस क्या था? रिकॉम्बिनेशन रेट था। तो हम लोग वहाँ क्या लिखे थे वहाँ पर कि डेल क्या था हमारा? हाँ, डेल P अपान डेल T, और यहाँ पर x टेंड्स टू डेल्टा x था ना, x टेंड्स टू x प्लस डेल्टा x था, बराबर कितना था यहाँ पर? 1 अपान Q, ये तुम्हारा था JP x माइनस JP x प्लस dx, यही था ना, अपान डेल्टा x माइनस क्या था? डेल P अपान टाउ P। यहाँ तक हम लोग बात किए थे, ठीक है? यहाँ तक बात किए थे ना। हाँ, डेल P अपान, हाँ ठीक है, सही तो है, डेल P अपान टाउ P। और यही हमारा क्या होता था? रिकॉम्बिनेशन रेट, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये हमारा क्या था? रेट्स ऑफ बुल्स अप, यही था ना जो हो रहा। और ये क्या था? इंक्रीज वाला पार्ट जो उसकी वजह से हो रहा है। ये तीन हम लोग नाउ का कंसिडर करके लिखे थे। अब जरा ध्यान से देखो कि एक डिफरेंशिएशन जब पढ़े होगे तो सबसे पहले एक रूल पढ़े होगे। क्या पढ़े होगे? d/dx फंक्शन ऑफ f(x) बराबर फंक्शन ऑफ x लिमिट, ऐसे लिखो, अगर यहाँ पर करो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) अपान डेल्टा x, ठीक है। अगर इस तरह का फंक्शन है तो इसकी वैल्यू आती थी माइनस हमारा फंक्शन ऑफ f(x) df/dx। तो यहाँ से ऐसा क्यों होता था? क्योंकि यहाँ पर ज़रा देखो, जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 कर रहे हो तो जो भी फंक्शन है यहाँ पर फंक्शन देखो क्या है? माइनस में, फंक्शन माइनस है। तो यहाँ पर माइनस लेने के लिए यहाँ पर माइनस जब कॉमन लोगे तो ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पर साइन क्या आ जाती है? माइनस आ जाती है। और जब भी ये जहाँ पर देखो फंक्शन f(x) है, डिफ्रेंशिएशन लोगे तो df/dx आ जाता है। ये हमारे जो भी जनरल डिफ्रेंशिएशन का जो फर्स्ट टर्म पढ़े होगे, डिफ्रेंशिएशन जहाँ से एग्जिस्टेंस में आ रहा, वो वहाँ से उसको हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। तो जब कोरिलेट करोगे तो यहाँ पर भी जो फंक्शन f(x) है तो यहाँ पर देखो x के जगह पे क्या है? x प्लस dx है। और यहाँ पर JP देखो साइन क्या है? माइनस है ना। तो लेकिन यहाँ पर क्या है? x प्लस dx, x है तो ये माइनस साइन यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -1/q। और चूंकि JP डिफ्रेंशिएशन में जब वहाँ पर डेल्टा x टेंड्स टू 0 करोगे तो वहाँ डेल्टा x तो 0 हो जाएगा, लेकिन माइनस वहाँ बचेगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा q डेल JP अपान डेल्टा x, डेल JP अपान डेल्टा x माइनस डेल P अपान टाउ P। तो ये हमारा हो जाएगा डेल P अपान डेल T। और ये जो P हमारा x टेंड्स टू डेल्टा x है, या चूँकि जो हमारा होल्स के लिए बात करते हैं तो ये हमारा जो फंक्शन होता है, किसका फंक्शन होता है? टाइम और पोजीशन दोनों का फंक्शन होता है। इस तरीके से हम लोग निकाल देते हैं। तो ये जो इक्वेशन निकल के आता है यही हमारा कहलाता है कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर होल्स के रिगार्डिंग। तो कहाँ तक लिखे थे इसको? यहाँ तक लिखे थे कि द नंबर ऑफ कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटरिंग डेल्टा XA पर यूनिट बराबर JP x अपान Q इंटू डेल्टा x। यहाँ तक हो गया था।
and the number of carriers having per unit volume and time jp x plus delta x upon q dot delta x। यहाँ तक हो गया था। फिर लिखे हो गए नाउ रेट ऑफ होल, उसके यहाँ तक हो गया था। कहाँ तक लिखे थे? ये दोनों हो गया था, एंटरिंग और लिविंग। चलो एक बार फिर से मिला लो, फिर से पैराग्राफ से निकाल लो। द होल करंट डेंसिटी, देखो कहाँ से लिखो, होल करंट डेंसिटी दिख रहा है कहीं? द होल करंट डेंसिटी लीविंग द वॉल्यूम कामा जेपी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैन बी लार्जर और स्मॉलर देन द करंट डेंसिटी इंटरिंग जेपी एक्स। हो गया है? डिपेंडिंग ऑन द जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर्स टेकिंग प्लेस विद इन द वॉल्यूम। फुल स्टॉप करके नेक्स्ट लाइन से फिर लिखोगे द नेट इंक्रीज इन होल कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम del p upon del t is the difference between the whole flux per unit volume entering and leaving minus the recombination rate। full stop। next line से now the number of carriers per unit volume entering delta x a per unit बराबर jp x upon q into delta x and फिर नेक्स्ट लाइन से लिखोगे द नंबर ऑफ कैरियर्स लीविंग पर यूनिट वॉल्यूम एंड टाइम बराबर जे पी एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन क्यू डॉट डेल्टा एक्स। यहाँ तक हो गया है। उसके बाद हैंस उसके बाद लिखो रेट ऑफ होल बुल्डअप। यहाँ से सब लोग लिखो, जितना लिखो उसका काट दो। हैंस नेक्स्ट लाइन से हैंस कामा रेट ऑफ होल बुल्ड्स अप, रेट ऑफ होल्स बुल्ड्स अप इजकल टू रेट ऑफ इंक्रीज होल कंसंट्रेशन, रेट ऑफ इंक्रीज होल कंसंट्रेशन माइनस रिकॉम्बिनेशन रेट। ठीक है, माइनस रिकॉम्बिनेशन रेट। तो ये वाली लाइन लिख लो, ये वाली लाइन लिख लो। पहली वाली लाइन लिखना। ठीक है, पहली वाली लाइन हो गया। फिर लिखो एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ऐसे लिखो एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो कमा देन द करंट चेंजेस कैन राइट इन डेरिवेटिव फॉर्म, चेंजेस कमा कैन राइट इन डेरिवेटिव फॉर्म कमा वी हैव, कमा वी हैव। ये लाइन लिख लो। क्या करो, डेल्टा पी, हाँ इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है, इसलिए इक्वल टू लिखा हुआ है। ठीक है, हो गया। उसको लिखो द अबव इक्वेशन इज नोन एज
द above इक्वेशन इज नोन एज continuity इक्वेशन फॉर होल्स, continuity इक्वेशन फॉर होल्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से इन ए सिमिलर मैनर, in a similar manner, comma, we can write the continuity equation for electrons, del n upon del t बराबर 1/q del j n upon del x माइनस del n upon टाउ n। ये लिख लो ऐसा सिमिलर। फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं डेल एन अपॉन डेल टी बराबर 1/q डेल जे एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एन बाई डेल टाउ एन। जब पहले वाले को इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 3। हो गया? लिखो व्हेन द करंट, ये लाइन होगी ना, हाँ माइनस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। व्हेन द करंट इज कैरीड मेनली बाई diffusion, comma, then we can write, then लिखो comma, then we can replace the currents in equation 1 and 2 by the expression for diffusion current, full stop। as an example for electron diffusion, comma, we can write तो इसके लिए हम लोग को डिफ्यूजन वाला क्या मिलता था, Jp बराबर माइनस क्यू dp अपॉन dx, ये लिखा है हुआ डिफ्यूजन करंट होल्स के लिए क्या मिलता था, माइनस क्यू dp अपॉन dx। जब हम लोग डिफ्यूजन करंट पढ़ेंगे वहाँ होल्स के लिए निकाले होंगे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस क्यू dp d अपॉन dx, ऐसे डी ना ऐसे लिखो, इसको डी ना लिखो, ऐसे लिख लो, डेल अपॉन डेल एक्स, तो डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा पी। इस तरीके से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको दे दो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब इस वैल्यू को ले जाके यहाँ पर जहाँ जेपी है इस वाले में यहाँ पे क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। तो लिखो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2, comma we have, तो कितना हो जाएगा देखो जरा, डेल पी अपॉन डेल टी बराबर क्या है, -1/q है ना, -1/q, फिर क्या है डेल बाई डेल एक्स, और क्या है जेपी है, तो जेपी की जगह पे ये पूरी वैल्यूज रख दो। जेपी की जगह वैल्यूज रखोगे तो कितना हो जाएगा, -q dp डेल अपॉन डेल एक्स डेल पी, ये हो गया जेपी हो गया, और फिर माइनस डेल पी अपॉन टाउ पी। तो जरा देखोगे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा,
कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्यू क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये डी पी बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा डी पी, और ये अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, डेल टू अपान डेल एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, डेल पी माइनस डेल पी अपान टाउ। क्वेश्चन नंबर दे दो इसको 5। ठीक है, ठीक। इसके नीचे लिखना ना, दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर होल्स। ठीक, लिख लिए, बस इतना ही हमारा ये सिलेबस था और ये पार्ट था। ये पार्ट थोड़ा सा बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग था, और यहीं पे इस चैप्टर की हमारी कहानी समाप्त होती है। इसके बाद फिर हम लोग को फिर से अपने उसी फिजिक्स में इंटर करना है, जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स लिए थे, फिर उसके थ्योरेटिकल पार्ट में हमको एंट्री करना है। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो रहेगा सेमीकंडक्टर डायोड, जिसको हम पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। अब वही फिर से मैकेनिज्म की सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसी प्रॉपर्टीज़ को एग्जिस्टेंस मानते हुए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में एंटर करेंगे, और वहाँ पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पूरी डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड बनता कैसे है, और वो किन किन बनने के दौरान किन किन बातों पे उसकी डिपेंडेंसी होती है, और उसमें जो भी हमारा जो लेयर्स क्रिएट होते हैं, तो एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है जिसको हम ट्रांजिशन रीजन या स्पेस चार्ज रीजन भी बोलते हैं। कई बार वहाँ से एक फुल मार्क्स का क्वेश्चन अराइज होता है कि उस डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या होती है। एक डेरिवेशन लगभग हर बार पूछा जाता है कि पीएन जंक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड का जो डिप्लीशन रीजन होता है उसकी विड्थ क्या होती है, उसका फॉर्मेट क्या है, और उसकी विड्थ किन किन बातों पे डिपेंड करती है। वो सारी कैलकुलेशंस और सारी बातें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जब सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में बात करेंगे तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, चाहे वो अनसॉल्व से रिलेटेड हो और चाहे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में शायद सीट आपको अभी नहीं मिली है, तो ठीक है, सीट पहले ले लेना, एक बार घर पे उस पर विचार करना, क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करना, क्योंकि सेम क्वेश्चंस जो भी हैं वो सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन की हम फुल्ली प्रैक्टिस करा दिए हैं कि दोनों केसेस में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी तरीके के, सबको एक कंबाइंड क्वेश्चन करके इंट्रिंसिक का भी और एक्सट्रिंसिक का, दोनों फॉर्मेट का क्वेश्चन एक सिंगल क्वेश्चन में करा दिए हैं। उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, और उसके बेसिस पर उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आपसे पहले नहीं हो पाएगा तो फिर हम 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि पहले एक बार आप लोग उसको घर पे जाकर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करके थोड़ा सा आपको उसको फील आएगा ना कि आखिर हम क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। इतना पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की पोजीशन में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उस हिसाब से हमको मेहनत करनी पड़ेगी उस चैप्टर को समझाने के लिए, ठीक है। तो जैसे बहुत आसान आसान क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन था कि एट 300 केल्विन, ज़रा एक क्वेश्चन लगा ही लो तब थोड़ा सा और मॉडल बन जाएगा। एक क्वेश्चन लिखो, प्रॉब्लम लिखो इसी का, उसमें लिखो एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन
the intrinsic carrier concentration of silicon is, यानी Ni दिया है, Ni दिया कितना दिया है 1.5 इंटू 10⁻16 एटम पर मीटर क्यूब। एट 300 केल्विन टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन। At 300 Kelvin, the intrinsic carrier concentration of silicon is 1.5 into 10⁻16 atom per meter cube. Full stop. If the electron and hole mobilities are, इलेक्ट्रॉन एंड होल मोबिलिटी दिया है, यानी म्यू ई दिया है और म्यू पी दिया है, म्यू एन दिया है और म्यू पी दिया है। तो इलेक्ट्रॉन की होल मोबिलिटी दिया है 0.13 और इसका दिया है 0.05 मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। लिख लो, इलेक्ट्रॉन एंड होल मोबिलिटीज आर 0.13 एंड 0.05 मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है। फाइंड द intrinsic resistivity of the silicon, intrinsic resistivity of the silicon। ठीक है। अब देखो कितनी कहानी है। इंट्रिंसिक रेजिस्टिविटी ऑफ द सिलिकॉन, रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, तो रेजिस्टिविटी का तो कोई फार्मूला डायरेक्ट तुमको पता नहीं है, नहीं पता है ना रेजिस्टिविटी, लेकिन रिलेटेड किससे होती है, यानी कि रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/सिग्मा, यही ना। यानी रेजिस्टिविटी किसके रेसिप्रोकल होती है, कंडक्टिविटी के। और किस केस के लिए पूछ रहा है, इंट्रिंसिक के केस के लिए पूछ रहा है। तो इंट्रिंसिक के केस के लिए कंडक्टिविटी का फार्मूला तुमको पता है ना। इंट्रिंसिक के केस के लिए कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा बराबर ENI म्यू एन प्लस म्यू पी, यही ना फार्मूला होता है इंट्रिंसिक के केस के लिए हमारे कंडक्टिविटी का फार्मूला। तो ये सिग्मा पूछ रहा है, देखो सारा डाटा तुमको दिया है। ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये भी चीज़ें अंडरस्टूड है। NI इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन तुमको दिया है, म्यू एन होल इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी तुमको दिया है, म्यू पी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी तुमको दिया है। तो कंडक्टिविटी नहीं निकल जाएगा, और जब कंडक्टिविटी निकल जाएगा तो रेजिस्टिविटी पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में, तो जब कंडक्टिविटी निकल जाएगी तो रेजिस्टिविटी नहीं निकल जाएगा, क्योंकि रो बराबर क्या होता है 1/सिग्मा। तो जो भी वैल्यू जा रही है उसको 1/ में कर दोगे तो हमको क्या निकल जाएगा, रेजिस्टिविटी निकल जाएगा। तो यही तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछ रहेंगे। तो ये सब टफ है क्या, बहुत फार्मूला याद है, आसानी से कर लो। जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सब लोग, बताओ आंसर कितना आएगा। समझ रहे हो क्वेश्चन, अप्रोच कैसे करना है, इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करो।
ऐसे ही लिखा करो, ठीक है, जब भी लगाया करो। गिवन दैट पहले क्या करोगे, सिग्मा निकालोगे, सिग्मा निकालने के बाद उसी का रेसिप्रोकल ले लोगे, रेजिस्टिविटी निकल जाएगा। अच्छा, जो लोग नए लोग हैं वो पुराना वीडियो लिंक मिल गया सबको? हाँ, अच्छा अभी बोल देते हैं, वो लिंक मिल जाएगा और वो लिंक से वीडियोस देखते रहो, ठीक है। एक ज़्यादा नहीं है, प्रेशर नहीं लेना है। एक दिन में 1 ही 2 वीडियोस देखो, और 1-2 वीडियोस देखोगे कुछ तो दिमाग में आइडिया लगेगा, और नेक्स्ट डे फिर उससे वो उसी क्लास में क्या कर लोगे, डिस्कस कर लोगे फर्स्ट 10 मिनट्स। तो वो तुम्हारा वो भी प्रिपेयर होता रहेगा और नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू होता है। अब थोड़ा चीज़ें थोड़ा समझ में आएंगे, क्योंकि अब नया चैप्टर शुरू होगा, तो वहाँ से नया जो समझ में आएगा, ठीक है। मंडे से अब आप लोगों की एक और पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वो दूसरा पेपर स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा पेपर नहीं स्टार्ट हुआ है? ऑप्टिक्स नहीं स्टार्ट हुआ ना, तो ऑप्टिक्स भी मंडे से चलेगा। अब सारे पेपर 2-2 दिन ही चलेंगे, ठीक है। नहीं, हम नहीं पढ़ाएंगे, अब 2 ही दिन हम पढ़ाएंगे, ठीक है। ऑप्टिक्स पेपर कोई दूसरा पढ़ाएगा, वर्कलोड ज़्यादा है ना, तो कोई दूसरा रहेगा तो सही रहेगा। हाँ, कितना आ रहा है? सिग्मा की रो की सिग्मा रो की वैल्यू कितनी आई? 2 पॉइंट, इसकी वैल्यू आएगी लगभग 6.68 इंटू 10⁻² ओम मीटर। आ रहा है किसी का? तुम्हारा है? हाँ, 2 पॉइंट नहीं आएगा, 6.68 तुम्हारा आया। ये सिग्मा की नहीं वैल्यू बता रहे हैं हम, रो की वैल्यू बता रहे हैं। कितना है तुम्हारा? रो निकालो, हाँ उसकी वैल्यू निकालो। हाँ, 10⁻² आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या किसी का? कैलकुलेटर से क्यों करते? एग्जाम में कैलकुलेटर मिलेगा तुमको? घर ऐसे ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में भी, तो कैलकुलेटर थोड़ी मिलेगा। अच्छा, मेरा आंसर गलत है, हो सकता है हमसे भी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है सॉल्व करने में। हो सकता है, नो डाउट, क्योंकि हमने क्रॉस चेक नहीं किया था, बस एक नज़रिए में सॉल्व किया था, और सॉल्व करके जो आंसर आया उसी लिए आंसर साथ में लिख दिए थे कि तुम लोग क्रॉस चेक कर पाओ। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना सब लोग, न्यूमेरिकल है ना, क्रॉस चेक करेगा, सबका सिमिलर आएगा तो मतलब चीज़ें सही है, क्रॉस चेक कर लेना। ऐसे ही सीट अभी आज मिल जाएगी, सारे क्वेश्चन की घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर लेना। जो क्वेश्चन हो जाएंगे उसको मार्क कर लेना, जो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे उसको फिर से हम एक क्लास में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा न्यूमेरिकल के बारे में बात होगी, न्यूमेरिकल के बारे में एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ज़रा अनसॉल्व से इस चैप्टर से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं उसके बारे में एनालिसिस कर लेते हैं, और ये फील करने की कोशिश करते हैं कि एग्जामिनेशन में, ये तो हम लोग सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ डिस्कस कर लिए इस चैप्टर से, अब ये थोड़ा सा फील करने की ज़रूरत है कि एग्ज़ाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हमारी कितनी नॉलेज हो गई है कि हम चैप्टर अटैम्प्ट के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर है, देखो बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, ठीक है। बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स में लॉन्ग क्वेश्चन में एक देखो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सो दैट द कंडक्टिविटी सिग्मा ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज गिवन एज, यही प्रूफ करना है। हो जाएगा, ये प्रूफ करना है, हो जाएगा कंडक्टिविटी वाला। ये पढ़े हो कि नहीं? पढ़े हो ना, तो वही डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए पूछ रहा है 5 नंबर में, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। फाइंड द कंसंट्रेशन फॉर
फाइंड द कंसंट्रेशन, सबको दे देना, फाइंड द कंसंट्रेशन या सॉरी फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स in an intrinsic semiconductor so that the Fermi level lies halfway between conduction and valence band. एक बार क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनो, एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुनो। क्या पूछा हुआ है? ये 2009 में दिया हुआ है, 2015 में पूछा हुआ है, 2017 में पूछा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा हुआ है? 10 मार्क्स का क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सो दैट द फर्मी लेवल लाइज हाफ वे बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये क्या है? जो हम लोग फर्स्ट डेरिवेशन किए थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए कंसंट्रेशन का किए थे ना, उसमें 4 पार्ट में उस डेरिवेशन को कंप्लीट किए थे। फर्स्ट पार्ट क्या था कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन निकाले थे। सेकंड पार्ट क्या था? बैलेंस बैंड में होल का कंसंट्रेशन निकाले थे। थर्ड पार्ट क्या था? इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन निकाले थे। एंड लास्ट फोर्थ पार्ट क्या था कि उसके जो फर्मी एनर्जी लेवल थी उस पर इलेक्ट्रॉन एंड होल का कंसंट्रेशन निकाले थे ना फर्स्ट डेरिवेशन में। वही सारा डेरिवेशन, पूरा चारों डेरिवेशन एक साथ करना है। 10 नंबर का क्वेश्चन, लगभग 5 ईयर्स आया है। दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट? एस्टेब्लिश एक्सप्रेशन फॉर द नेट करंट फ्लोइंग ड्यू टू द ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन चार्ज कैरियर्स। तो वही पूरा डेरिवेशन करना है। पहले ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट बताना है, फिर उसी का डेरिवेशन करना है। फिर पूछा है डिफाइन मोबिलिटी। फिर पूछा हाउ डज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर मटेरियल्स डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड होल मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का पूरा एक्सप्रेशन निकालना है। फिर पूछा हुआ क्वेश्चन कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करेंट्स, ये भी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा है एस्टेब्लिश द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हमारा होल्स के कारण कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है उसको डिराइव करना। तो आज ही डिराइव किया गया हम लोग। ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट्स के बारे में लिख देना तो हो जाएगा ये भी क्वेश्चन। फिर पूछा है कॉन्सेप्ट ऑफ होल, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा है कॉन्सेप्ट ऑफ होल। होल का कॉन्सेप्ट क्या है? तो जब हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ होल्स का अंडरलाइन करके बताए थे कि होल्स का सिनेरियो कहाँ से निकल के आ रहा है, किस चीज़ को बेसिकली क्या बोलते हैं, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज होल। तो वहाँ से उसकी टर्मिनोलॉजी हम लोग होल्स का कॉन्सेप्ट निकल के आए थे। दूसरा पूछा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, अभी पढ़े हो, ये भी हो जाएगा। फिर पूछा है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर पूछ रहा है तो ध्यान देना कि जब एनर्जी बैंड डायग्राम पूछा कि तो सेमीकंडक्टर 2 तरीके के होते हैं, एक इंट्रिंसिक, एक एक्सट्रिंसिक। तो एनर्जी बैंड डायग्राम इंट्रिंसिक के केस के लिए कैसे बनाओगे कि मतलब जो भी हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम है, और एक्सट्रिंसिक के लिए एन और पी के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम है। और सिंपली अगर मटेरियल्स के क्लासिफिकेशन पे पूछ रहा है तो हम लोग कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के आधार पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अगर कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है, नियरली अबाउट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्स में है, तो वो जो मटेरियल होगा हमारा कौन सा मटेरियल होगा? इंसुलेटर मटेरियल होगा। अगर कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है वो नियरली अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्स में है, तो जनरली वो हमारा कौन सा मटेरियल होता है? सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। अगर कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड के बीच का जो गैप हो वो जीरो हो, जीरो होने का कहना है सेंस कि कंडक्शन बैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे को क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए, तो वो जो मटेरियल होता है वो हमारा कंडक्टर मटेरियल होता है। तो ये भी चीज़ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखोगे तो सारे क्वेश्चन, कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो तुम्हारा सॉल्व नहीं हो पाया। सब लोग अनसॉल्व एक खरीद लें, सबके किसी भी चीज़ का अनसॉल्व, किसी भी कंपनी का हो, एक अनसॉल्व सब लोग अपने पास रख लें। अनसॉल्व इसलिए कर रहे हैं कि जैसे एक चैप्टर हम तो अपने हिसाब से पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, एक एक टॉपिक उस पर डिस्कस कर लिए हैं, सिलेबस का जो एक पार्ट है वो डिस्कस कर लिया जाएगा, जितनी तरीके से न्यूमेरिकल बन सकता है
सारे की एक सीट तुम लोग को प्रोवाइड कर दिए हैं कि इतने तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी बचा नहीं है कि जो डिस्कस ना किया गया। अब आप लोगों की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अंसाल से लेके उसको मैच करके देखें कि जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है वो हमसे अब हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। कम से कम उस चैप्टर से रिलेटेड तो क्वेश्चन अटेम्प्ट होने ही चाहिए। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हो कि पूछ क्या रहा है, हमको लिखना क्या है, तो उन सारी बातों पे भी एक दिन डिस्कशन कर लिया जाएगा। जिसको जहाँ भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन, देखो क्या होता है कभी कभी पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं लेकिन जब वो क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन हमको समझ ही में नहीं आता है कि क्वेश्चन लिखना क्या है। किसी को कोई हेजिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। पूरी क्लास में एकदम फ्रेंडली होके पढ़ोगे तभी अच्छे से तुम भी अपनी बात रख पाओगे और हम भी अपनी बात तुम लोगों तक फॉरवर्ड कर पाएंगे। एकदम फ्रेंडली होके जो चीज़ें जहाँ भी जिसके भी मन में डाउट हो रहा हो, चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, ऑन द स्पॉट उसको डिस्कशन नहीं कर। ऐसा यहाँ नहीं है कि यहाँ 100 बच्चों की क्लास है और तुम पूछ नहीं सकते हो या डिस्कशन नहीं कर सकते हो। हम लोग क्लास के बाहर की बात ही नहीं करते, क्लास में ही बात कर रहे हैं कि क्लास में ही एक एक बच्चे अगर जिसको मन में जो भी क्वेरीज हो वो डिस्कस करते हुए इसको क्लियर करते हुए तभी आगे। तो अच्छा अगर हमको किसी चीज़ को समझना है तो सबसे बेहतर यही है ना कि जो हमारे सिलेबस का पार्ट है अगर वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, हमको समझ में आ जाती है, तो फिर और क्या है, पढ़ना हमको पढ़ाना है, तुमको पढ़ना है। लेकिन अगर वो चीज़ अच्छे से हो रहा है तो दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। पढ़ोगे तो तुम्हारा तैयार होगा, हम भी सोचेंगे कि हाँ इतना मेहनत किया है, इतनी चीज़ें इसको अच्छे से समझ में आ रही, इतनी चीज़ इसको नहीं समझ में आ रही, उसके लिए फिर और तरीके से मेहनत किया जाएगा। तो देखो पहले ही बता चुके कि ये थोड़ा सा पेपर जो है थोड़ा लेंदी है, तो लेंदी के लिए हमको थोड़ा सा और पेपर के कंपैरिजन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एफर्ट तुम्हारे कि बस तुमको उतना ही एफर्ट करना है कि जितनी चीज़ें हम बता दे रहे हैं उतना घर जाके प्रैक्टिस कर लो, घर जाके प्रैक्टिस कर लो, उसको पढ़ लो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लो, तो फिर आगे की तरफ प्रोसीड किया जाएगा। धीरे धीरे ये चला जाएगा। कछुए की चाल जानते हो ना, कछुए की चाल से धीरे धीरे चला जाएगा, तब भी हम लास्ट तक डेस्टिनेशन तक पहुँच ही जाएंगे। अगर हम बहुत तेज़ स्पीड से चलें और पता चला पूरी एनर्जी बीच में ही क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, तो हम अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे ना अपने टाइम इंटरवल में। तो इसीलिए हम लोग धीरे धीरे ही चलेंगे, लेकिन सब चीज़ कॉन्सेप्ट के साथ अपनी तैयारी के साथ चलेंगे। ऐसा ये भी नहीं करेंगे कि एक चैप्टर ख़त्म हो गया, हमारा नोट्स अच्छे से बहुत अच्छे से तैयार हो गया, सुंदर सा नोट्स हो गया, अब इसको जब एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ेंगे। तो ऐसे करोगे तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद जब पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो इतनी मोटी कॉपी बनेगी, इतनी कापी बनेगी, जब एग्ज़ाम आ गए तो सर बोलोगे कि सर क्या पढ़ें, सेमीकंडक्टर पढ़ना है तो ट्रांजिस्टर गायब हो जा रहा है, ट्रांजिस्टर पढ़ना है तो डायोड गायब हो जा रहा है, तो सब कन्फ्यूजन होने लगता है। तो उसके लिए सबसे बेहतर यही है कि एक चैप्टर पढ़ो, एक चैप्टर का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सारे क्वेश्चन को लिख लो, एग्ज़ाम का पैटर्न समझ जाओ, तब फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलो, नेक्स्ट चैप्टर को उसी हिसाब से पढ़ो। तो इस तरह से अभी से तैयारी करते रहोगे तो सारा चैप्टर हमारा अच्छे से तैयार हो जाएगा। एक सीट सब लोगों को मिल गई होगी ना, एक ठीक है। तो ये सीट सबको मिल गई होगी। ये सीट पे सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिए हैं। हम यहाँ पर जो भी हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाया सबके हमने आंसर लिख दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हम भी नहीं कह रहे हैं, श्योर नहीं है, क्योंकि वन टाइम हम भी कैलकुलेट किए होंगे तो हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक। सब लोग एक बार खुद से सॉल्व करना, अगर मैच कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर मेजॉरिटी में जिसका भी आंसर आएगा तो उसी का आंसर क्या होगा, सही होगा। 16 आ रहा है, हाँ तो हो सकता है 16 हो। अपना सॉल्व कर लेना सब लोग, और जिसको जो भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा एक एक क्वेश्चन फिर हम यहाँ सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो कल का लेक्चर, कल नहीं अब जो भी टर्न आएगा नया टाइम टेबल सर बता देंगे। कल क्लास करने आओगे तुम लोग ना। हाँ नहीं, कोई भी एक्सटेंजिंग में जब भी एन टाइप की बात करो तो उसमें कोई माइनॉरिटी, जैसे एन टाइप की बात करोगे तो उसमें माइनॉरिटी तुम्हारा क्या होगा, होल्स होगा। लेकिन जब पी टाइप की बात करो तो उसमें माइनॉरिटी होल्स नहीं होगा ना, उसमें माइनॉरिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो चाहो तो सिमिलरली करके लिख सकते हो, यहाँ लिख लो सिमिलरली। देखो लास्ट एक्सप्रेशन जो लिखे हो ना, हम लोग सिमिलरली के इलेक्ट्रॉन होल्स के बारे में बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे देखो होल्स के लिए लिखे हो ना, ये सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रॉन्स करके भी लिख सकते हो। तो सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रॉन्स करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेल एन अपान डेल टी बराबर डी एन डेल टू अपान
डेल एक्स स्क्वायर और ये डेल एन माइनस डेल एन अपान टाउ एन। ऐसे उसके नीचे एक लाइन लिख लो, सिमिलरली जहाँ कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखे थे ना उसी के नीचे लिख लो, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा कि अगर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए पूछा तो हम बस होल्स के लिए लिखेंगे क्या, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरीके के होते हैं, एक एन टाइप और दूसरा पी टाइप। जब एन टाइप की बात करते हैं तो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होता है। लेकिन जब पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जैसा सेमीकंडक्टर हमसे पूछेगा उसी हिसाब से उसकी माइनॉरिटी होगी। तो होल्स के लिए बात किए थे, यहाँ उसी लिख लो, सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रॉन्स द कंटिन्यूटी इक्वेशन आर, द कंटिन्यूटी इक्वेशन आर है नीचे ही, आर है नीचे। हाँ वही तो लिख रहे हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए मतलब क्या हो गया, हो जाएगा। तो लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लो, डेल टाउ एन अपान डेल टी बराबर डी एन डेल टू अपान डेल एक्स स्क्वायर डेल एन माइनस डेल एन अपान टाउ एन। ठीक, सब लोग अपना नोट्स सबसे पहले तैयार कर लेंगे। नोट्स तैयार करने के बाद अभी बोल देते हैं, लिंक भी आपको मिल जाएगी सारी वीडियोज़ की। जो नए लोग हैं सारे वीडियोस देखते रहना, नोट्स से पढ़ते रहना, जो क्वेरीज होगी नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करते हो तभी आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। क्या हुआ, कॉपी दे देना उसको, ठीक है, देख ले, कॉपी अपनी दे दो, देख ले।